हेलो एवरीवन। दोस्तों, इकोनॉमिक्स खंड के तहत बात करना था कि जो इकोनॉमिक्स वाले सर हैं, सडन उनको कुछ काम आ गया है, पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, जिसके कारण आज नहीं आ पाए हैं। तो विधिवत रूप से वो अपना क्लास लेंगे, लेकिन स्पीच होता क्या है कि कई सारे कॉल हैं कि सर हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, बिल्कुल मतलब कहने मतलब उनको कुछ भी पता नहीं है इकोनॉमिक्स के बारे में, तो कुछ बेसिक जानकारी दीजिए। और चूँकि हमारे टीचर बहुत लीजेंड हैं, उनके बारे में बस यही कहा सकता है कि सूर्य कह सकते हैं कि जो रोशनी का है वो सूर्य है। तो इस संदर्भ में वो बिल्कुल बेसिक तो नहीं आ सकते हैं। तो मेरा प्रयास है कि छोटे छोटे टॉपिक होते हैं इकोनॉमिक जो टर्म, उसको क्लियर किया जाए, और क्लियर करने के बाद जब सर पढ़ाएंगे तो फिर आपका लेयर बाय लेयर चढ़ता जाएगा, और इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक सोच डेवलप होगा। जब बताएंगे चीज़ों को स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी आपको। तो इसी उद्देश्य से आज हम इकोनॉमिक्स का बिल्कुल बेसिक खंड स्टार्ट किए हैं, ताकि आपको आसान हो सके इकोनॉमिक्स पढ़ने में। तो शुरुआत करते हैं कि पहले इकोनॉमिक्स है क्या। बहुत बड़ी समस्या होती है कि लोग समझ पढ़ तो लेते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स है क्या यही जानकारी नहीं होती है। तो इकोनॉमिक्स है क्या? तो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जो है वो मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है। क्या है? तो अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है। गतिविधियों का अध्ययन। अब सवाल उठता है कि मानव की आर्थिक गतिविधियां क्या क्या है। ठीक है ना, मानव की आर्थिक गतिविधियां क्या है? तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वैसे सारे कार्य जिससे व्यक्ति को लाभ या हानि होती है। ठीक है, कहने का मतलब कि वैसे सारे कार्य, या सभी कार्य जिससे मानव को या व्यक्ति को लाभ या हानि होती है। लाभ या हानि। तो फिर कौन कौन से कार्य हैं? मोटे तौर पर अगर देखा जाए, उत्पादन, वितरण और उपभोग। ठीक है, उत्पादन, वितरण और उपभोग, ये ऐसे कार्य हैं जिससे मानव की या तो प्रॉफिट या तो लॉस होता है। अब सवाल उठता है कि ये चीजें तो चली आ रही हैं ऐतिहासिक कालों से, लेकिन व्यवस्थित रूप से जो इकोनॉमिक का डेवलप होता है वो आपको एडम स्मिथ द्वारा लाया गया था। अर्थशास्त्र की दिशा में जो पहला सशक्त कदम है वह एडम स्मिथ, नाम सभी आपने सुना होगा। एडम स्मिथ का विचार था, या उसकी जो पुस्तक थी, ठीक है, ये एक तरह से स्कॉटलैंड के दार्शनिक हैं, और इनकी पुस्तक थी द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन। और इसी पुस्तक के माध्यम से उन्होंने पहली बार इकोनॉमिक्स का एक व्यवस्थित जानकारी दी, और कहा जाता है इनको कि जो इनकी पुस्तक है उसे शास्त्रीय अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। इनकी पुस्तक से ही शास्त्रीय अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। शास्त्रीय अर्थशास्त्र, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ। यहाँ से फिर हम लोग आगे कहते हैं, मोटा मोटी ये है कि जब एडम स्मिथ खासतौर पर देखते हैं कि एक दौर था 1776, उन्होंने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन के माध्यम से एक बहुत सारे तथ्यों को जानकारी दी है, जिसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये रहा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र कौन कौन से हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हमने, ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र कौन कौन से हैं? अर्थशास्त्र के या अर्थव्यवस्था की कह सकते हैं बेसिक। अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र? तो
क्षेत्रक के अंतर्गत मोटे तौर पर जो है वो 3 क्षेत्रक है। ठीक है, कौन कौन चर्चा करते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत खासतौर पर देखिएगा कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, वानिकी एवं लाट उद्योग, ये सब प्राथमिक क्षेत्र आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत देखिएगा तो खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, निर्माण, बिजली गैस जलापूर्ति, और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत होटल, व्यापार, परिवहन, संचार, वित्तीय संस्था, बैंकिंग, बीमा, स्थावर संस्था, व्यक्तिक, सामुदायिक एवं सामाजिक सेवाएं, ये ऐसी चीजें हैं। इसमें थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो रही होगी। विनिर्माण का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, और निर्माण में होता है विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, इसका कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा स्थावर संस्था एक टॉप टर्म है, इसको रियल एस्टेट कहा गया है। ठीक है, रियल एस्टेट, ये कुछ टर्म थे जिसे जानना जरूरी है। अक्सर देखा भी जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट में कि अर्थव्यवस्था के प्रकार। मिलता है टॉपिक आपको अर्थव्यवस्था के प्रकार। दोस्तों, अर्थव्यवस्था के प्रकार को कई भागों में या कई तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर देखा जाए पहला हो जाएगा आपका स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर। दूसरा है स्वरूप के आधार पर। तीसरा आपको जो होता है वह है गतिविधियों के आधार पर। और चौथा आपका है कार्य पद्धति के आधार पर। और ये कोई किताब वगैरह में नहीं मिलेगा, बस मेरा अपना एक कहते हैं चार्ट के द्वारा पढ़ाने का तरीका है। ठीक है, तो स्थिति के आधार पर अगर अर्थव्यवस्था को देखें तो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। आप लोग सुने भी होंगे, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, और तीसरा है आपका अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। ये 3 स्थिति के आधार पर है। स्वरूप के आधार पर देखें तो स्वरूप के आधार पर भी मोटे तौर पर 3 अर्थव्यवस्था है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। गतिविधियों के आधार पर भी देखें 2 प्रकार का, पहला बंद अर्थव्यवस्था और दूसरा खुली अर्थव्यवस्था। कार्यपद्धति के आधार पर देखें तो कई सारे हैं, लेकिन जो हम लोग को मोटे तौर पर जो जानना है उसमें पहला आपका है समानांतर अर्थव्यवस्था, हरित अर्थव्यवस्था या ग्रीन इकोनॉमी को कहते हैं,
ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था। ये टर्म है कुछ कुछ चीजें जो आपको पढ़ाई के दौरान मिलेगा। डुअल इकोनॉमी, जिसको हम लोग कहते हैं द्वैत या दोहरी अर्थव्यवस्था, द्वैत अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था के जो प्रकार है वो मेरा व्यक्तिगत है, थोड़ा हुआ स्केचिंग किया हुआ, और इन्हीं सब चीजों को आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं ब्रीफ में क्या है ये सब चीजें। ठीक है, ये बिल्कुल उनके लिए है जिनका इकोनॉमिक्स से कभी भी पाला नहीं पड़ा, जो बिल्कुल नहीं जानते हैं कि ये होता क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी क्या है, विस्तृत अर्थव्यवस्था क्या है, ये सब उनके लिए। आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं स्थिति के आधार पर क्या होता है। स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर हम लोग बताए थे अभी 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होगी आपको। पहला विकसित, दूसरा विकासशील, तीसरा अल्प विकसित। कैसे डिसाइड करेंगे कि ये विकसित अर्थव्यवस्था है, विकासशील है या अल्प विकसित है? एक तो हुआ कि चलिए ठीक है, मान लीजिए सोर्स ऑफ इनकम, मतलब कि आपका जीडीपी क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, वो आधार है। इसके बावजूद और भी कुछ तकनीकी चीजें हैं जिसके आधार पर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था का जो है वह डिवीजन होता है। इसमें हम देखें तो मोटे तौर पर जो होगा वह है आपका संसाधन, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। तो देखना है कि किसका रिसोर्सेज कैसा है और टेक्नोलॉजी कैसी है। तो पहला देखेंगे संसाधन, प्रौद्योगिकी। वैसी अर्थव्यवस्था जिसके पास संसाधन भी अच्छा है और प्रौद्योगिकी भी अच्छी है तो वो विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा। विकासशील, आपके पास रिसोर्सेज है लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वह विकास की अवस्था में है, तो धीरे धीरे भी विकास किया जा रहा है, वो विकासशील अर्थव्यवस्था होगा। और ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके पास ना रिसोर्सेज हो ना टेक्नोलॉजी हो वह अल्प विकसित के अंतर्गत आएगा। तो ये रहा डिवीजन का तरीका। ठीक है, अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं कि कार्य पद्धति के आधार पर तो हो, स्वरूप के आधार पर क्या होगा। स्वरूप के आधार पर स्वरूप के आधार पर अर्थव्यवस्था, इसमें भी हम बताते हैं कि मोटे तौर पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था हो, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी क्या है? ठीक है, तो पहले तो बात करते हैं कि इसके उद्भव पर, उद्भव कैसे हुआ। तो अभी हमने चर्चा भी किया था एक व्यक्ति के नाम एडम स्मिथ, तो जो इसका उद्भव हुआ है ना, एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन से, वेल्थ ऑफ नेशन से। ठीक है, मतलब ये जो विचारधारा है, जो अर्थव्यवस्था का प्रकार है, उसका उत्पत्ति कैसे हुआ है? द वेल्थ ऑफ नेशन से। और इसमें जो नीतियां होती है वह सरकारी हस्तक्षेप की नीति होती है। ठीक है, इसमें सरकारी हस्तक्षेप की, इसे लेसस फेयर भी कहा गया पॉलिसी। ठीक है, लेसस फेयर पॉलिसी या सरकारी हस्तक्षेप की नीति कहा गया।
इसमें होता क्या है, तो उत्पादन और वितरण पर निजी क्षेत्रों का अधिकार होता है। ठीक है, उत्पादन और वितरण पर निजी क्षेत्रों का अधिकार। और जो देश खासतौर पर इसे अपनाते हैं, ठीक है, वह प्रथम विश्व के नाम से जाने जाते हैं और इसे उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, इसे उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं और इसे अपनाने वाले मतलब कि जो देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाती है उसे प्रथम विश्व के नाम से जाना जाता है, प्रथम विश्व। और ये कैसे अर्थव्यवस्था है, तो उदारवादी अर्थव्यवस्था है। उदारवादी क्यों, क्योंकि इसमें उत्पादन और वितरण पर निजी क्षेत्रों का अधिकार होता है, सरकार इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है, इसलिए इसे सरकारी का हस्तक्षेप नीति या लेसर फेयर पॉलिसी कहा गया है। और इस विचारधारा का जन्म कहां से हुआ, तो एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन से ये रहा। अब आते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। इस समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है उसमें उद्भव कैसे हुआ इसका जी, इसका जो उद्भव हुआ है दोस्तों वह बोल्शेविक क्रांति से हुआ है। हम लोग जानते हैं कि रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, ठीक है ना। इसी बोल्शेविक क्रांति के पश्चात इस विचारधारा का उद्भव हुआ और इसमें जो प्रमुख योगदान रहा वह है आपका कार्ल मार्क्स का। ठीक है, कार्ल मार्क्स के विचारों की उत्पत्ति हुआ था बोल्शेविक क्रांति के पश्चात। इसमें क्या है, उत्पादन एवं वितरण के गतिविधियों पर राज्य या सरकार का हस्तक्षेप होता है। ठीक है, उत्पादन एवं वितरण पर सरकार या राज्य का हस्तक्षेप। क्या उत्पादन होना है, किसे वितरण करना है, किस तरीके से करना है, ये सब टोटल का टोटल सरकार के अधीन होता है, राज्य के अधीन। ठीक है, और ये जो विचारधारा लाया गया था वो मुख्य रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरुद्ध लाया गया था। ठीक है ना, तो ये पूंजीवादी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लाया गया था, पूंजीवादी प्रक्रिया के फलस्वरूप। अब जो समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं वह देश मार्क्सवादी या द्वितीय विश्व के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या द्वितीय विश्व के कम्युनिस्ट कंट्री या फिर द्वितीय विश्व के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरा टॉपिक है आपका निश्चित अर्थव्यवस्था। निश्चित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सबसे पहली बार कि जो इसका उद्भव हुआ, जो इसका विकास हुआ है वह 1929 में आर्थिक मंदी आई थी। इसी आर्थिक मंदी से बचने के लिए निश्चित अर्थव्यवस्था का पहला बार प्रयोग किया गया था और यह प्रयोग करने का जो श्रेय जाता है वह आपको ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जॉन मेनार्ड उन्हीं को जाता है। मतलब इस जो निश्चित अर्थव्यवस्था का जन्म या जन्मदाता जो भी है, ठीक है, वो मेनार्ड है। तो पहला तो इसमें लिख लीजिएगा कि ये 1929 में आई आर्थिक मंदी के फलस्वरूप, आर्थिक मंदी के फलस्वरूप जन्म हुआ। श्रेय किसे जाता है जी?
ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड। ठीक है, अब आते हैं फिर कि इसमें स्थितियां कैसी होती हैं। तो उत्पादन और वितरण पर सरकार और निजी दोनों का अस्तित्व होता है, दोनों का अधिकार होता है। ठीक है, उत्पादन एवं वितरण पर सरकार या राज्य एवं निजी क्षेत्र का अधिकार। ठीक है, निजी क्षेत्र का अधिकार होता है। ठीक है, इसे जो अपनाते हैं, मतलब कि इस अर्थव्यवस्था के अपनाने वाले देश तृतीय विश्व के नाम से जानते हैं। ये पीटी में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तृतीय विश्व के नाम से जानते हैं। ये पीटी में भी आपका कई बार क्वेश्चन है। तृतीय विश्व के अंतर्गत कौन है? वह देश जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाता है। ठीक है, वह तृतीय विश्व के नाम से जाने जाते हैं। अब हम बात करेंगे फिर कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही दो विरोधी विचारधारा भी पनपती है। ठीक है, तो आते हैं नया मुद्दा आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था तो व्यवहार के आधार पर जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में दो स्वरूप ली हुई है। दो स्वरूप में पहला आपका होता है इसमें समाज प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाज प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था। और दूसरा है आपका बाजार प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था। बाजार प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, मतलब समाज प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था और बाजार प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है? ठीक है, तो वैसी अर्थव्यवस्था, वैसी मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है, किंतु सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक वरीयता दी जाती है। ठीक है, समाज प्रधान अर्थव्यवस्था में क्या होगा? तो दोनों अस्तित्व पाए जाएंगे। कौन कौन से? तो सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों का अधिकार होगा, लेकिन सरकारी क्षेत्र का वरीयता दी जाएगी। ठीक है, दोनों का अस्तित्व पाया जाएगा, किंतु सार्वजनिक क्षेत्र को, ठीक है ना, सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र के अपेक्षा वरीयता दी जाएगी। ठीक है, इसको सरकार की जगह पर सार्वजनिक कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब बाजार प्रधान क्या है? अगर देखिएगा दोस्तों, खासतौर पे 1990 से पहले जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वह समाज प्रधान अर्थव्यवस्था ही रही थी, लेकिन बाजार प्रधान अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं तो 1991 के एलपीजी कार्यक्रम के बाद भारत में जो समाज प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था थी वह धीरे धीरे बाजार प्रधान अर्थव्यवस्था के रूप में पनपने लगी। तो इसमें क्या होता है? इसमें भी होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का अधिकार होता है, लेकिन ठीक है, दोनों का अधिकार होता है, लेकिन निजी क्षेत्र को वरीयता दी जाती है। निजी क्षेत्र को वरीयता दी जाती है। तो ये रहा आपका निश्चित प्रधान अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दो स्वरूप। यहां तक एक बार क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में खासतौर पर कि किस प्रकार सामाजिक अर्थव्यवस्था चेंजेस हुआ है, और वो आज नहीं दोस्तों, बहुत पहले की बात है, लगभग 98-99 के आसपास में, जब और सॉरी 98 हाँ 98 2007-08 में थे, 2007-08 का क्वेश्चन था। ठीक है, जब हम लोग उसमें तैयारी करते थे। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि तीसरा जो फॉर्म है
गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था, गतिविधियों के आधार पर। इसमें भी दो प्रकार का चर्चा किए थे। पहला आपका बंद अर्थव्यवस्था और दूसरा होता है आपका खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था क्या है? तो बंद अर्थव्यवस्था के बारे में यही कह सकते हैं, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें विदेशों से आर्थिक संबंध स्थापित नहीं किए जाते हैं। ठीक है, वैसी अर्थव्यवस्था जिससे विदेशों से आर्थिक संबंध स्थापित नहीं किए जाते हैं। आर्थिक संबंध